हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और आज आपका दिन काफ़ी बढ़िया बीता होगा क्योंकि आज पूरा का पूरा। जस्ट अ सेकेंड। सो आई होप कि आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा बीता होगा और इनफैक्ट बीत भी रहा होगा। सो सभी लोग क्योंकि आज आपके लिए कंक्लेव था और कंक्लेव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है आप लोगों के लिए क्योंकि एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा है। ये एक मेगा इवेंट रहा है, एक फेस्टिवल रहा है अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए जो कि यूपीएससी को एस्पायर कर रहे हैं, यूपीएससी का सपना देख रहे हैं। जितने भी टॉपर्स 2019 के थे उनमें से मैक्सिमम टॉपर्स ने आप लोगों को गाइड किया है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, अपने बारे में बताया है क्या क्या उनकी डिफिकल्टीज थी और उनको कैसे उन्होंने ओवरकम किया है, फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मेंस के लिए होना चाहिए, ऑप्शनल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में सारे लोगों ने डिस्कशन किया है। सो इट आई बिलीव कि इट इज़ वेरी फैंटास्टिक सेशन। पूरा का पूरा जो ये कार्निवल टाइप का था, ये आपका एक मेगा इवेंट जो था, दैट आई बिलीव कि ये आपके अल्टीमेट इंटरेस्ट में रहा होगा और ये आपको बहुत बढ़िया ये एक जो है सो रास्ता दिखाने का भी काम करेगा। जब कभी भी आप अपने आप को मोरली डाउन फील करेंगे तो ऐसा किसी भी प्रोग्राम को अगर आप देख लेते हैं, कंक्लेव का जो भी प्रोग्राम है, खास करके आपने ऑल इंडिया रैंक 1 का अगर देखा होगा प्रदीप सिंह जी का, तो आपको एक बूस्ट मिलेगा कि आप भी कर सकते हैं क्योंकि उनका जो हम्बल बैकग्राउंड था, उनकी लाइफ्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। उन्होंने भी डायरेक्टली यूपीसी को हिट नहीं किया, कई बार उन्होंने जॉब को लेकर के फिर जॉब में रहते हुए भी उन्होंने क्या रैंक 1 को हासिल किया, आपने देखा ही है। दूसरी बात ये भी है कि कई लोग जो कॉलेज और स्कूल्स यूनिवर्सिटी में वो तो प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वो एक आइडियल है, उनके लिए भी वो एक आइडियल है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अपने ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट फर्म में काम किया, टीचर्स के लिए काम किया, फिर उन्होंने जो है सो एसएससी सीजीएल दिया, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, फिर इंस्पेक्टर बनने के बाद उन्होंने फिर से यूपीएससी के लिए ट्राई करना शुरू किया क्योंकि उनके सपने कभी मरे नहीं थे। वो एक तरीके से आप देखेंगे क्या कि उनकी जो मैंने अभी देखा है, उनके बारे में पढ़ा समझा है, उनसे जो बातचीत करके मुझे ऐसा लगा है कि अंदर से वो ही इज़ अ वेरी जिंदा दिल टाइप ऑफ पर्सन, जिंदा दिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हर एक सपने को चेज करते हैं और बहुत शिद्दत से चेज करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर शिद्दत से चेज की जाए, अगर उसका पीछा किया जाए और आपका गोल स्पष्ट हो, डिटर्मिनेशन अगर आपके पास हो और आप उसके ऊपर टाइम अगर देते हैं तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी कर जाएंगे। और यही हुआ है उनके साथ। उन्होंने एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स में नौकरी ली, उसके बाद उन्होंने फिर यूपीएससी दिया, 2 बार उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। कितना मेंटली स्ट्रांग स्ट्रेंथ उनको अपने पास मेंटल स्ट्रेंथ उनको अपने पास रखना पड़ा होगा। आसपास के लोग भी कई चीज़ें कहते होंगे। आप जानती हैं जब आप कुछ अच्छा करने के लिए जाएं तो जो सोसाइटी होती है वो सबसे पहले आपको रोकने की कोशिश करते हैं। हमेशा आस पड़ोस जितने भी लोग होंगे सबसे पहले वो आपको रोकने का काम करेंगे और 2 अटेम्प्ट में अगर किसी का यूपीएससी ना हो तो वही लोग आपके ऊपर उंगली उठाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही हिम्मत से, बहुत ही पेशेंस के तरीके से, पेशेंस के साथ कूल रहकर उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और 260 रैंक हासिल करके आईआरएस को अचीव किया। आईआरएस बनने के बाद भी उनका सपना पूरा नहीं हुआ। तब भी उनका जो है वो खुद इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे, उसके बाद उन्होंने आईआरएस उनको मिला, फिर भी वो अपने डिपार्टमेंट के एचओडी हो सकते थे लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं मिला और उन्होंने यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए उन्होंने जो है चेज करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। और इस साल 2019 में उन्होंने इसे फाइनली कर दिखाया। केवल कर ही नहीं दिखाया बल्कि भारत में सर्वोच्च स्थान लेकर के आकर के उन्होंने अपने पूरे राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो आप यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो आई बिलीव कि इट इज एन आइडियल और एक जीता जागदा आपके लिए वो क्या है, एक इंस्पिरेशन है जो आप सभी लोगों को, आपको उनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। हम आज आपके लिए बात कर रहे हैं आपके मास्टर्स फीस का जो अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक है, वो आखिरी आज क्लास होगी। मैंने हमेशा आप लोगों से ये कहा था, हमेशा कहा था कि देखिए पेपर को लेकर के जो अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बात करी, जो प्ली था उसको रिजेक्ट कर दिया है, जो पिटीशन डाला गया था पेपर को स्टे करवाने के लिए, मैंने हमेशा आपसे कहा था कि देखिए अभी आपका पेपर टलने वाला है। 95% आप ये जान लीजिए कि पेपर आपके नहीं टलेंगे, आपको पढ़ते रहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर पेपर टल भी जाता तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पढ़ना छोड़ देना चाहिए? अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप सोचते बहुत अच्छे हैं कि नहीं आपको ये करके दिखाना, आपको ये करना ही, यही आपका जीवन और मरण है, यही आपका लक्ष्य है, यही आपका एकमात्र लक्ष्य है, तो आपको तो तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक कि आपको सफलता मिल नहीं जाती, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता, जब तक डिजायर्ड आपको जो है सो जॉब नहीं मिल जाता, तब तक आपको ये प्रयास करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूसली इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जो लोग भी गंभीर हैं, जो सीरियस छात्र हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो लगातार पढ़ते रहे। लेकिन जो लोग थे, इसमें बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आए कि सर क्या होगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्शन को हमेशा दूर रखना है। दूसरी बात यही है, मैं कहना चाहूंगा
4 अक्टूबर को पेपर खत्म हो रहा है, पेपर आइए एक बार देखिए, शाम में रिलैक्स कीजिए, 5 तारीख से पेपर अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए बिना किसी डाउट के। अगर आपको लगता भी है कि मेरा डाइसी है कि हो सकता है नहीं भी हो सकता, तो फिर से वही बात मेरी याद रखिए कि आपको पढ़ना तब तक है जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। अगर रिजल्ट आ गया और आपने पढ़ाई अगर 2-2.5 महीने का जो समय मिला है, उसमें अपनी पढ़ाई अगर नहीं करी, तो मेंस में आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? तो इस तरीके से अपनी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है, अपना पूरा का जो पूरा कैरेक्टर है, जो पूरा कूल और कंपोज आपके पास कैरेक्टर होना चाहिए, इन सबको मेंटेन करना चाहिए। अगर आप इनको मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आप मेरे ख्याल से इस सर्विस के लिए फिट नहीं है, क्योंकि आप जब जॉब में भी जाएंगे तो ये पर्सनालिटी, ये कैरेक्टर आप में वो सीख किया जाएगा, क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग होगी, बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत सोच समझ से काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और आज का जो कन्क्लेव अभी भी चल ही रहा है, जो हुआ होगा, जिसको आप लोगों ने देखा है, जिसकी शुरुआत आज मैंने करी थी, इनॉग्रेशन मेरे से ही हुआ था, फर्स्ट मैंने ही जो इंटरेक्शन शुरू किया था वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, प्रदीप सिंह जी के साथ, सुबह 9 बजे। अभी भी आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, जो आपको वो दिख सकता है, राइट। तो यहाँ अगर मैं आपको बता दूं, ये दिखाना चाहूंगा मैं अगर जिन लोगों ने अभी तक इसे देखा नहीं है, प्लीज जाकर जरूर देखें आप लोग। सो यू शुड गो एंड वॉच दैट। मैं कुछ सवाल के साथ इस सेशन को शुरू करूंगा, इनॉग्रेट करना चाहूंगा, ठीक है ना। सो कुछ क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रैटेजी जो आज जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो अभी हम लोग बात करें, तो बिगनर्स टू मास्टर्स का प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी सीएस। चाहे आप 2020 में अपियर हो रहे हैं या 2021 में या फिर आगे कभी भी अपियर होने वाले हैं। सो हर किसी का एक कॉमन सवाल होता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, इनफैक्ट आप देखेंगे वो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी तैयारी, जो रणनीति होनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुझे लगता है वो भी सेम होगी। बाकी आज प्रदीप आपको बताएंगे, प्रदीप सिंह जी बताएंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 बताएंगे आपके लिए, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। सो प्रदीप, देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड ऑफ योर रैंक? आप पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने अपने पहले स्थान के बारे में सुना यूपीएससी आरसीएस के 2019 के एग्जाम? प्लीज। So my first reaction was that I was not believing this. I have secured the first rank. It was quite pleasant surprise for me. I was very happy. Even my family, friends, everyone was very happy. And to be sure, I checked again and again that it is indeed my name and roll number is there at the top. So it was quite unbelievable. Now, sometimes it really happens जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को इतने से सपना देख रहे होते हैं, आप इनका सर्विसेज में देखें, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। आप में से कई लोगों ने जिन्हें से इसे कन्क्लेव को नहीं देखा है, तो प्लीज आप कन्क्लेव को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक लाइफ चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है आपके पूरे के पूरे कैरियर के लिए, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बता दूं, दूसरी बात ये है कि आप प्रदीप सिंह जी के साथ आपने देखा हो, ये कन्क्लेव हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी ब्रीफ बता दिया। आज सुबह ही ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है ना, इन मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट आइए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 5 अक्टूबर से जो आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स समाप्त हो रहा है, 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास, जैसे मैं कह रहा था, कि आपको 1 मिनट भी समय नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा सा भी इस समय को क्या बर्बाद करें कि मेंस की तैयारी आई एम सॉरी, आप देखेंगे कि मेंस की जो तैयारी है वो आपको कब से करनी है। आपको बिल्कुल 5 तारीख से बिल्कुल आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, और इसी वजह से हम लोगों ने अपना एक बैच शुरू किया है। ये पूरा का पूरा बैच है, बैच कोर्स है, जिसमें आप देखेंगे एक्सेप्शनल एजुकेटर्स जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, वो इसे शुरू करें, जिसे यहां भी मैं लॉन्च करूंगा 5 अक्टूबर से। और आपकी जो क्लास शुरू होने वाली है वो शुरू होगी आपकी इंडियन पॉलिटी से, राइट। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है पूरा का पूरा जो बैच कोर्स है, जिसमें कि टॉप एजुकेटर्स हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। मृणाल सर जो टॉप मोस्ट जो है फैकल्टी हैं, ये यहाँ पर आप सर को देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री के लिए मुझे देख पा रहे होंगे। सो इट्स अ वेरी गुड आई मीन ग्रुप ऑफ द टीचर्स जो आपके लिए पूरा का पूरा एक बैच कोर्स लेकर आ रहे हैं 2021 के लिए। 2020 के लिए भी जो लोग कर रहे हैं वो भी फटाफट इस बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इस बैच में आपको केवल और केवल चीजें ही नहीं मिलेंगी, केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि आपके पास टेस्ट सीरीज, क्विजेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग देयर वुड बी देयर, ठीक है ना। क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपके पास जो प्रैक्टिस सेट होगा, जो टेस्ट सीरीज होंगे, मार्क्स होंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सो यू विल हैव टू टेक वन सब्सक्रिप्शन and you will access each and everything that is related to UPSC on the platform of Unacademy.
तो जो भी चीजें होंगी वो जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम 2 साल के सब्सक्रिप्शन लेकर के आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, चाहे 2021 के बच्चे हों या 2022 के लिए हों। सो यू कैन सी दिस, ठीक है, दिस इज अ बैच जो कि इनॉग्रेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस बैच। अगर आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि टाइम बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाया करना चाहिए, तो जितने भी लोग हैं आप सभी को इसके ऊपर में बात आपको ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन भी होता है कि हमें पढ़ाई कब शुरू करनी चाहिए, पार्ट 1 से 12th में या ग्रेजुएशन में कब करना चाहिए। तो आप जान लीजिए कि जब से आपको दिल करे तब से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अब जहां भी है, अगर आप फोकस्ड हैं यूपीएससी को लेकर के, तो आप 12th में क्यों ना हो, आपके लिए राइट टाइम है कि आप पढ़ाई शुरू कर दें। क्योंकि आपके सपनों की कोई कीमत नहीं होती है, समय की कोई कीमत नहीं होती है। समय एक बार हाथ से निकल गया तो आपके लिए निकल गया। सो डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं कि अभी मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास में इसी महीने शुरू हुआ था 10th ऑफ सितंबर को। आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं एक मात्र कोड यूज करके, दैट इज कॉल्ड पावन 10। नाउ यू हैव टू डू दैट, ठीक है। अब यहाँ जो क्लासेस आपको मिलती है वो सारी लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता भी दिया है। अभी आपको क्या करना है, जब भी आप अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जाएंगे तो आपको जो कोड अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड ये पावन 10। इस कोड का अप्लाई करेंगे और वो पूरा का पूरा जो मैंने अभी ग्रुप बताया जो कि वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है अनअकैडमी के ऊपर में, आप उसको एक्सेस करेंगे, उनके साथ आप जुड़ेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको किसी अन्य टीचर से अगर आपको पढ़ना है इस ग्रुप के अलावा भी, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। किसी भी फेवरेट टीचर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। बस आपको कोड अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड पावन 10, और इससे आपको मेरा गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलता रहेगा। चलिए आ जाइए, आज का जो है पहला हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। आज अपनी चूंकि आखिरी क्लास है तो आज हम लोग पहला टॉपिक अभी ले रहे हैं, वो क्या है आपका पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, अभी आप लोगों ने जानते भी होंगे कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को आवाज मिल रही है मेरी? प्लीज मुझे बता दें एक बार। आवाज मिल पा रही है? ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को आवाज मिल पा रही है। तो पहला जो टॉपिक है वो एक कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर है, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को। आपको शायद मालूम होगा कि रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना, जो कैबिनेट है, उसने क्या किया है, अप्रूव किया है किसको, कमिश्नरेट सिस्टम को, 2 जगहों पे, यूपी में 2 जगहों के लिए। वो एक है उसका स्टेट कैपिटल, दैट इज कॉल्ड लखनऊ, और दूसरा है नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो गौतम बुद्ध नगर जो है डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत आता है। नोएडा फुल फॉर्म्स क्या है, नोएडा जो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और लखनऊ, इन 2 जगह के लिए कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। तो अब ये लाजमी बनता है कि हम इस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कमिश्नरेट सिस्टम इज, है क्या। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये सिस्टम है, जो कमिश्नरेट सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कुछ मजिस्ट्रियल पावर्स मिल जाते हैं। जनरली आप देखेंगे क्या कि जो हमारे यहाँ जो पुलिस सिस्टम है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो ब्रिटिश काल से हमारे यहाँ आ रही है। और हमारे यहाँ आप देखेंगे क्या कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को क्या करता है, मेंटेन करवाने का काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी पावर्स आप देखेंगे, इनफैक्ट जो भी है पुलिस पावर को लेकर के भी, वो आपको दिखाई देगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन अगर आप यानी कई मजिस्ट्रियल पावर जो पुलिस के पास होना चाहिए वो है किसके पास, वो है आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। जैसे अगर मैं बात करूं कि आर्म्स का लाइसेंस जारी करना, तो निश्चित तौर पे अगर आर्म्स के बारे में बात करें तो ये पावर होना चाहिए किसके पास, तो ये पावर होना चाहिए आईपीएस के पास। लेकिन ये पावर है किसके पास, ये लाइसेंस देने का वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है, जिला अधिकारी के पास होता है। तो ऐसा ही आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जो बहुत सारे जो जुरिसडिक्शन जहां पर पुलिस का होना चाहिए वो अभी भी किसके पास है, वो पड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। सो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो लीगेसी किसकी है, वो आप देख रहे हैं ब्रिटिश पीरियड की है। उसका पीछे का कारण क्या था, दरअसल जब ब्रिटिशर्स यहां आए थे तो यहां जब इंडिया में आए तो उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये था कि यहां से रेवेन्यू को इकट्ठा करें, रेवेन्यू राजस्व को इकट्ठा करें, दैट वाज द सोल ऑब्जेक्टिव। इसलिए उन्होंने एक प्रशासनिक ढांचे को यहां पर क्रिएट किया कि प्रशासनिक ढांचा हमारे पास होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर होगा तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इजीली क्या करेंगे, हम पैसा यहां से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में आप जानते होंगे, कई बार उसको कलेक्टर भी बोलते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है। इसी कलेक्टर के पास क्या कर दिया गया, कुछ मजिस्ट्रेट के पावर दे दिए गए। इसलिए दिए गए ब्रिटिश पीरियड में
क्योंकि अगर कोई रेवेन्यू नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट होने के नाते वो उसको दंड दे सकता है, दंड दे करके उसको फोर्स कर सकता है कि वो पैसा दे। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पुलिस के पावर हैं वो क्या है, वो अभी भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। लेकिन जहां कहीं भी कमिश्नरेट सिस्टम है तो जो मजिस्ट्रियल पावर्स होते हैं उनमें से कुछ जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दिए जाते हैं किसके पास, पुलिस ऑफिसर्स के पास, आईपीएस अधिकारी के पास, आईपीएस के अधिकारी के पास। तो कमिश्नरेट सिस्टम का बैकग्राउंड आपने समझ लिया कि है क्या, कि सिस्टम गिव्स मोर रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूडिंग मजिस्ट्रियल पावर टू आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि आईजी रैंक के, जो कि पोस्टेड होते हैं कमिश्नर्स में, ठीक है, जो पोस्टेड एज कमिश्नर्स होते हैं। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो आपने ये समझ लिया कि अभी जो पुलिस प्रशासन है और जो प्रशासन है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो कि ब्रिटिश पीरियड से आ रहा है और अभी तक वो कंटिन्यू आ रहा है, जिसका कि अब कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो इसलिए कई जगहों पे कमिश्नरेट सिस्टम होना चाहिए और कई डीजीपी रैंक के अधिकारियों ने कई स्टेट में इस बात का डिमांड भी रखा है कि हमारे यहाँ हमारे पास जो पुलिस है उसको कमिश्नरेट में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। जो प्लेन पुलिस होती है, यानी कि जहां पर आप देखें एसपी होते हैं, वहां उसकी जगह पर हमारे पास डीसी होनी चाहिए, डीसीपी होनी चाहिए इनफैक्ट। तो वो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारे पास कहीं ज्यादा पावर हो सके और हम कहीं ज्यादा अभी जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, शहर में जो समस्याएं आ रही हैं, उसको हम थोड़ा आसानी से सेटल कर पाएंगे। अभी हर मामले में क्या होता है कि आईपीएस ऑफिसर्स को आईएएस से, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनसे कई जगहों पर परमिशन उनको लेना पड़ता है, तो इसमें कई कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे जिस तरीके से शहरों का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है, तो वहां पर पुलिस के पास फ्री हैंड्स होनी चाहिए, जो कि कमिश्नरेट सिस्टम में ही पॉसिबल है। मेरी बात सभी लोग समझ गए? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। सो आ जाइए, अब ये देखते हैं कि व्हाट इज पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। तो देखिए, पहले हम पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में आगे बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप देखेंगे क्या कि जो पुलिस है ये मसला किसका है। मसला का मतलब क्या है कि जब हम लोग पॉलिटी में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की सूचियां हैं। देयर आर 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हमारे पास 3 सूचियां हैं। जब 3 सूचियां हैं तो तीनों सूचियों का होने का अर्थ भी है, आपको मालूम है, उनका कोई मतलब भी बनता है, कुछ उसका आशय है। आशय क्या है? आप देखेंगे कि संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून बनाने का काम कौन कर रहा है, तो पार्लियामेंट करती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट करती है आमतौर पे, अमूमन जो हम बात करें, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों काम करती है। तो जो पुलिस का मसला है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो है किसके पास? स्टेट लिस्ट में। तो आप देखेंगे क्या जो 7th शेड्यूल है, जो बात करता है किसके बारे में, वो लिस्ट के बारे में बात करता है, 7th शेड्यूल। तो इसी के अंदर जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो 7th एंट्री है वो आपकी आती है पुलिस के बारे में, ठीक है। तो जो पुलिस है वो सब्जेक्ट किसका है? तो पहली बात आपको ये याद रखना है, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल स्टेट्स टिपिकली लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिस के मसले पर लेकर के कभी भी किसी भी राज्य में अगर हम लोग बात करें तो वो कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के पास है। इतनी बातें सभी लोग समझ गए? चलिए, इन द अरेंजमेंट in this arrangement in the force at the district level a dual system of control exists। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि वर्तमान में जो अभी देखेंगे, जो वर्तमान की जो व्यवस्था है, वहां आप देख पा रहे होंगे कि यहां सिस्टम क्या है कि यहां पर अभी किसी भी जिले में आप देखेंगे कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या कंट्रोल की बात यहां दिखती है। एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरा होता है पुलिस, यानी कि आईएएस और आईपीएस। सो डुअल सिस्टम ऑफ आपको कंट्रोल दिखाई देगा एग्जिस्ट करता हुआ आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। जो एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, वो क्या करेंगे? हैज टू वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि आईपीएस को आईएएस के साथ मिलकर के काम करना होता है। सो ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि डीएम ज्यादा पावर अभी एंजॉय करते हैं फॉर सुपरवाइजिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, पुलिस प्रशासन को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो जो एसपी महोदय होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के क्या करना होता है? काम करना होता है इन टैंडम विद दैट, ठीक है। इसका मतलब सीधा और साफ है, जो मैं कह रहा था कि जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं या जो एसपी होते हैं, उनके पास वो लिबर्टी, वो फ्रीडम नहीं है जो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो इनके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी पूरा का पूरा क्या है? फ्रीडम नहीं है, बल्कि इन्हें इन टैंडम विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम करना होता है। इनके साथ मिलकर के इनको काम करना पड़ता है, ठीक है। ये बात आप याद समझ पा रहे होंगे। जब हम जाएं मेट्रोपॉलिटन में, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जो अर्बन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन लेवल में अगर आए तो कई राज्यों में आपने देखा होगा कि जो ड्यूअल सिस्टम की जो व्यवस्था है, यानी कि जहां पर डीएम और एसपी का जो व्यवस्था है, यानी कि एसपी की सिस्टम है, उसको रिप्लेस कर दिया गया। मेनी स्टेट्स में इसको रिप्लेस कर दिया गया है और उसको कमिश्नरेट सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया है, कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसको कहां कन्वर्ट कर दिया गया? दैट इज कन्वर्टेड इनटू कमिश्नरेट सिस्टम में, ठीक है। समझ पा रहे हैं ये?
as it is supposed to allow for faster decision making to solve complex अर्बन सेंट्रिक इश्यूज। आपने देखा होगा कि शहरों की कई समस्याएं होती हैं और जिस तरीके से नगरीकरण शहरीकरण का प्रसार होता चला जा रहा है, जिस तरीके से आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, रैपिड ग्रोथ होता चला जा रहा है, तो प्रॉब्लम्स भी इन क्षेत्रों में क्या है, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो कमिश्नरेट सिस्टम है कहीं ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, जहां पर कि डुअल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसएसपी मिलकर के काम करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को काम करते हैं, देखते हैं उसको, पुलिस व्यवस्था देखते हैं, वहां के बजाय कमिश्नरेट सिस्टम में कहीं कहीं ज्यादा वो हेल्पफुल होता है। इसलिए कई राज्यों ने क्या किया, अपने पुलिस को कहीं ज्यादा पावर दे रखा है कमिश्नरेट सिस्टम को ला करके। हालांकि मैं ये ऑफलाइन बात कर रहा हूं कि जो आईएएस लॉबी होती है, जैसे आपने कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, हमेशा कमिश्नरेट सिस्टम का अपोज करती रहती है, क्योंकि इससे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो पावर हैं, जो आईएएस के पावर होते हैं, उनमें वो कर्टल करके उनको इंडिपेंडेंट किया जाएगा, किसको, आईपीएस ऑफिसर्स को। सो ये हमेशा एक विवाद का मुद्दा रहा है हमेशा। इसलिए आप यूपी में भी अभी देखेंगे तो यूपी के भी एक डीजीपी थे सम प्रकाश सिंह जी, जो डीजीपी थे, एक्स डीजीपी, 1978 से ये डिमांड किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए, आपके पास डीजीपी सिस्टम होनी चाहिए, बट इसको इंप्लीमेंट करने में काफी वक्त निकल गया, 4 दशक गुजर गए। इन द कमिश्नरेट सिस्टम आप देखेंगे क्या, जो कमिश्नरेट सिस्टम है, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, सीपी, ये होता है हेड ऑफ यूनिफाइड पुलिस कमांड का स्ट्रक्चर का, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स इन द सिटी। और जो पूरे शहर में जो कानून की व्यवस्था की बात होती है, जो फोर्स होता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इज अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होता है। अब ये याद रखेंगे, जहां डुअल कंट्रोल की बात होती है, डुअल कंट्रोल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वहां पर एसपी क्या होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं किसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर आप सेम बैच के एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं और एक एसएसपी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, दोनों ही सारे में, तो एसएसपी यानी कि आईपीएस आईएएस को यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां कहीं भी कमिश्नरेट सिस्टम है, वहां पर में वो डुअल सिस्टम नहीं होने की वजह से, डुअल सिस्टम नहीं है, वहां जो आईपीएस अधिकारी हैं सेम रैंक के, वो क्या है, सीधे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पुलिस के पास कहीं कहीं ज्यादा पावर आ गई। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से समय बदलता जा रहा है, शहरों में, नगरों में समस्याएं भी जटिल होती चली जा रही है, और उन जटिलताओं को सॉल्यूशन के लिए, समाधान करने के लिए हमारे पास पुलिस का फ्री होना जरूरी है। आई होप कि आप इन बातों को भी क्लियर समझ रहे होंगे। इज इट क्लियर सर एंड मैम्स? चलिए, सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब आइए, द ऑफिस ऑल्सो हैज मिनिस्ट्रियल पावर इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेगुलेशन, कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। ठीक है ना? तो यहां पे जो पुलिस, जो कमिश्नरेट सिस्टम है, यहां पर पुलिस के पास जो पावर है, मिनिस्ट्रियल पावर तो है ही है, साथ ही साथ उनके पास रेगुलेट करने का उनको पावर मिलता है, कंट्रोल करने का पावर होता है, साथ ही साथ लाइसेंस जारी करने का भी उनके पास पावर यहां पर दिया जाता है। यानी कि ये जो अधिकार होता है, दैट इज विद द पुलिस वाली। ठीक है, दैट इज नॉट विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसके बारे में, जैसे मैं आर्म्स के बारे में बात कर रहा था, आर्म्स सामान्य तौर पे जहां डुअल जो कंट्रोल सिस्टम है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, आर्म्स लाइसेंस वगैरह को इश्यू करवाते हैं, ना कि वहां पर कोई आईपीएस करवाते हैं। तो यहां पर ये व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि पुलिस के पास होती है, ना कि मैजिस्ट्रेट के पास होती है। चलिए, इतनी बातें समझ पा रहे हैं। अब देखने हैं ये भी है कि किन किन राज्यों में हमारे पास मैजिस्ट्रियल सिस्टम है। तो आप देखेंगे जितने भी, ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं, उन सभी राज्यों में ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग, कोटिंग अ टर्म दैट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग सभी राज्यों में है। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके पास कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, इनके पास कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है। यानी कि राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो 2 बड़े राज्य आपके सामने दिखाई देंगे, वो है बिहार और मध्य प्रदेश, जहां पर कमिश्नरेट सिस्टम एक भी डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न के जितने कई स्टेट्स हैं, के सब स्टेट्स हैं, जहां भी आपको कमिश्नरेट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यहां भी आपके पास कमिश्नरेट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। अन्यथा अगर आप देखें, अगर बात करें, अगर आप जानते होंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश राज्यों में जो है वो कमिश्नरेट सिस्टम की व्यवस्था लागू की गई है। अगर हम लोग बात करें तो आपको ये मालूम है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि जो ये कमिश्नरेट सिस्टम है, सबसे पहले लाया गया था ब्रिटिशर्स के समय में, अंग्रेजों के ही समय में, उस समय जब समस्याएं जटिल हो रही थी। और सबसे पहले ये किस जगह पे लागू किया गया, तो दैट वाज कोलकाता। ये कोलकाता में लागू किया गया, जहां पर आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो डुअल कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन जब उनके यहां भी ब्रिटिश समय में भी
जो शहरी समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई, जब वहां भी उनको लगा कि पुलिस के पास कुछ ज्यादा पावर होना चाहिए, तो उसी वक्त आप देखें कमिश्नरेट सिस्टम को इजाद भी किया गया ब्रिटिश इंडिया में ही। और सबसे पहली बार जो कमिश्नरेट सिस्टम था इन प्लेस ऑफ डुअल कंट्रोल, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की बात हम कर रहे थे, तो वहां पर आप देखेंगे क्या कि आपको सबसे पहले कहां दिखाई देगा, दैट यू विल फाइंड इन कोलकाता। कोलकाता के बाद इसका विस्तार आप देखेंगे कि इसको क्या किया, मुंबई में किया गया, फिर चेन्नई प्रेसिडेंसीज में किया गया, फॉलोड इन द मुंबई एंड चेन्नई प्रेसिडेंट। बट कोलकाता वाज द फर्स्ट जहां पर अंग्रेजों ने कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया था, यानी कि कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया था पुलिस के अंतर्गत। इतनी बातें स्पष्ट हैं, आई होप कि इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब देखते हैं कि दिल्ली में भी आप जानते हैं कि यहां भी सीपी हैं, डीसीपी होते हैं, एसीपी होते हैं, जेसीपी होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, कमिश्नर ऑफ द पुलिस भी होते हैं। तो यहां पर में जो कमिश्नरेट सिस्टम है, इसको मोरारजी देसाई की सरकार में लाया गया था। आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार जस्ट किसके बाद बनी थी, जब हमारे यहाँ क्या था, आप देखेंगे कि आपातकाल लगाया था, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया था। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, और मोरारजी देसाई की सरकार में ही दिल्ली के अंतर्गत आप देखेंगे कि कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया था, कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया था। अगर हम लोग बात करें तो जो पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट है पुलिस को लेकर के इंडिया में, तो पुलिस एक्ट के अनुसार जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसके लिए एक कंडीशन रखा गया है, आधार रखा गया है किसका, जनसंख्या का। और यह कहा गया है कि जिस भी जिले में, जिस भी शहर में 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन अगर हो, जिस भी शहर में हो, तो वहां पुलिस एक्ट के अंतर्गत हम एलिजिबल होते हैं कि वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया जाए। सो हम लोग निश्चित तौर पे कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में अगर चर्चा करें तो ये बात होती है मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन रखा गया दैट इज ऑफ 10 लाख पॉपुलेशन एंड मोर, 10 लाख मोर पॉपुलेशन, ठीक है। 10 लाख से ज्यादा अगर कहीं आबादी अगर है तभी आप क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द डिफरेंस अंडर द सिस्टम, डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। अब यहां है कि जो पुलिस है, यहां पे जो पुलिसिंग होती है कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत, वो पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत काम करती है, दैट वर्क्स अंडर पुलिस एक्ट 1861। आप इस तरीके से चीजों को याद भी रखें, जो लोग 2021 और 22 वाले हैं वो इन तरीके से अपने नोट्स को भी बनाते चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2020 वाले चुपचाप सुनिए, रिवाइज कीजिए और पेपर के लिए कूल होकर के जाइए, लेकिन 2021 और 22 वाले लोग इन सब को नोट भी करते चलिए। सो पुलिसिंग इज बेस्ड ऑन पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। अब आपने देखा है कि औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत, कॉलोनियल सिस्टम के अंतर्गत, जो ओवरऑल इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट और रीजन होता था वो होता था कौन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और एसपी इनको क्या करता है, रिपोर्ट करता है, रिपोर्टेड टू हिम अंडर द कॉलोनियल सिस्टम, ठीक है। अब हो गया क्या, ये मैंने आपको बताया है कि अभी आपको, जैसे मैंने सेक्शन 144 के बारे में भी बताया था कुछ दिन पहले ही, अभी इसी सेशन में भी बताया था, सीआरपीसी का है। ये जो है सीआरपीसी, अगर आप देखें तो सीधा मुद्दा जुड़ा हुआ किससे, लॉ एंड ऑर्डर से। जो अगर कानूनी तौर पे अगर हम लोग बात करें और तार्किक स्तर पे भी बात करें, तो व्यवहारिक रूप से भी अगर बात करें तो ये पावर होना चाहिए किसके पास, पुलिस के पास होना चाहिए। लेकिन आपको ये मैंने बताया था कि जो सीआरपीसी का जो सेक्शन 144 है उसको लागू करने का अधिकार किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है, किसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है, ना कि किसी आईपीएस ऑफिसर के पास है। तो आपने ये देखा है कि यहां पर डुअल कंट्रोल होने की वजह से द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सच एज इशूइंग ऑर्डर्स फॉर प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड इंपोजिशन, जो प्रिवेंटिव अरेस्ट और इंपोजिशन है वो पावर किसके पास दे दिया गया, आईएएस अधिकारियों के पास दे दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास दे दिया गया है, रादर दैन टू एन आईपीएस ऑफिसर। तो ये होना चाहिए किसके पास, पुलिस के पास होना चाहिए, लेकिन ये आपके पास चला गया किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास चला गया है, जो कि आईएएस जनरली होते हैं या जो है सो आपके पीसीएस अधिकारी होते हैं। वे आर वेस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अपने जूनियर ऑफिसर में इसको डेलीगेट करते हैं, इस पावर को करते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होता है। सो दिस वाज कॉल्ड द ड्यूअल सिस्टम ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरी व्यवस्था, नियंत्रण की व्यवस्था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। अंडर द कमिश्नरेट सिस्टम द कमिश्नर डज नॉट रिपोर्ट टू द डीएम। जैसे मैं कह रहा था अभी कि जो कमिश्नर सिस्टम होता है, कमिश्नरेट सिस्टम होता है, इसमें जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं ना, डज नॉट रिपोर्ट टू द डीएम, दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। ये सीधी बात होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाए। दूसरा ये था कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो ये है कि आप ये देख पा रहे होंगे
दूसरा जो एक्ट हमारे पास है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को लेकर के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये अभी न्यूज में भी ये भी रहा हुआ था, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें हम, हमारे लिए तो वो जरूरी है। ठीक है, दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरवरी 2020 में एक अभी अपनी एक रूलिंग दी है जिसमें उसने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसकी वैलिडिटी को मेंटेन किया है। दरअसल हुआ क्या था कि अभी कुछ दिन पहले 2018 में ही आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि कुछ इसके जो प्रोविजंस थे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट, इसमें बदलाव कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इसमें बदलाव किए थे। बाद में उसे एक लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने किया गया था इसे खारिज करने की बात करी और कहा कि जो व्यवस्था है उसे फिर से बहाल कर दिया जाए। इसलिए ये जो एक्ट है आपके पास शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये आपके पास न्यूज में था। क्यों? टू नलिफाई द इफेक्ट्स ऑफ मार्च 2018 जजमेंट ऑफ द कोर्ट व्हिच हैड डाइल्यूटेड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो अभी मैंने आपसे भी बताया। ठीक है, अब तो इसलिए जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज SC/ST एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये है क्या, ये क्या है, इसके अंदर क्या बात की गई है। तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2018 है ना, उसमें एक्सक्लूड किया गया इस प्रोविजन को, यानी कि हटा दिया गया है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल फॉर अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST। आपको ये मालूम होगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन को लेकर के उनके समाज में उनको बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए ये एक्ट लेकर लाया गया है। ये एक्ट लाया गया है ताकि उनके जो राइट्स हैं, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलता रहे। आपने देखा होगा कि सामाजिक व्यवस्था है, व्यवस्था नहीं बल्कि कुव्यवस्था रही है, चाहे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इस दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए, उन्हें समानता का अधिकार दिलवाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस कानून को लाया गया। लेकिन इस कानून में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए थे जिसकी वजह से कई बार इसका दुरुपयोग भी होना शुरू हो गया था। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं दुरुपयोग हो रहे थे, इसमें से कहीं दो राय नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, 2 जज के बेंचेस ने क्या कहा था, 2 जजेस के बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने ये कहा था कि इसके कई प्रोविजंस थे उसको डाइल्यूट कर दिया था। लेकिन हमारे समाज में ये बात फिर कही गई, जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको रिव्यू किया और रिव्यू करने का इसमें बदलाव भी कर दिया। बोला गया कि जब तक कानून हमारे पास स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक जिस कारण से हमने इस एक्ट को लाया है, इसका मतलब है एक डिटरेंट के रूप में हम इस एक्ट को लेकर के आ रहे हैं कि इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में कोई एट्रोसिटीज ना हो, अत्याचार ना हो, तब तक हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस एक्ट का जो है सो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो प्रोविजंस को डाइल्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, डबल बेंच के द्वारा, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने क्या कर दिया, उसे खत्म करके वापस उसी व्यवस्था को बहाल कर दिया जो 2018 में थी। ठीक है, सो ये बात सभी लोग समझ गए। आप नेक्स्ट आ जाइए। अंडर द एक्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एनी अथॉरिटी। अब इसमें जो आईओ होता है, दैट इज कॉल्ड आईओ, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आप जानते होंगे, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है। इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एनी अथॉरिटी टू अरेस्ट द पर्सन एक्यूज ऑफ सच क्राइम्स। ठीक है, उसको किसी से भी अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अपने हायर अथॉरिटी से कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करे अगर कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक्यूज पाया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, फर्दर द एक्ट ऑल्सो डज नॉट मैंडेट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ FIR। आप जानते हैं कि आमतौर पर जो FIR होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट इज कॉल्ड FIR। तो FIR रजिस्टर करने से पहले कभी भी कोई मामला अगर आता है तो पुलिस क्या करती है, उसकी एक प्रारंभिक जांच करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। लेकिन जब SC/ST एक्ट का मामला होता है तो उसमें कंपलसरी नहीं है कि पहले पुलिस FIR करने से पहले प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी है, जो प्रारंभिक इंक्वायरी है, वो करे। सो इससे पूरी तरीके से मुक्ति है। सो फर्दर द एक्ट ऑल्सो डज नॉट मैंडेट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज अंडर द SC/ST एक्ट। इतनी बातें सभी लोग समझ पा रहे हैं। सो दीज आर द सर्टेन प्रोविजंस जो आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। सो ट्रांसजेंडर पर्सन, ये तीसरा एक्ट है, ये तीसरी बात है, जो तीसरा टॉपिक है हमें डिस्कशन करना है, वो ट्रांसजेंडर्स को लेकर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 ट्रांसजेंडर्स पर्संस प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019। ये आपने देखा। अब ये जो है इसको कम्स नहीं बल्कि इफेक्ट में लाया गया है, दैट कम्स इनटू इफेक्ट। हाँ ठीक है, इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2020। 2019 में इस एक्ट को लाया गया था 2019 में, लेकिन इसको इफेक्ट में लाया गया है जनवरी 2020 में।
दैट्स व्हाई इट इज अगेन इन द न्यूज। अब जो मसला होता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स को लेकर के, जिनका सेक्स डिफाइन नहीं होता, दैट इज दोज पर्सन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ट्रांसजेंडर लोगों को लेकर के, तो जो इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स आर डेल्ट बाय किसके द्वारा किया था? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यानी कि ये जो आप देखेंगे कि जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है, उसका एक डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है ना। इनके जो है इसके ही द्वारा ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं इनको डील किया जाता है। उनका कोई भी अगर इशू है, कोई अगर इंटरेस्ट है, उनके लिए अगर कोई काम किया जाना, दैट इज डेल्ट बाय दिस डिपार्टमेंट दैट इज वर्किंग अंडर दिस मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स होते हैं ना, उनको डिफाइन किया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को डिफाइन किया गया एज वन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइन्ड एट द बर्थ। अब बर्थ के समय दो ही आप देखेंगे कि जेंडर डिफाइन कहते हैं, मेल या फीमेल, तीसरा जेंडर वहां नहीं होता है। यानी कि जो प्राइमरी उनका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स, दे आर कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स एज पर द एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया, दैट इज डिफाइंड अंडर दिस। नेक्स्ट है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर ऐसे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अगेंस्ट क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जिसके निषेध किया गया, प्रोहिबिशन है, यानी कि उनके विरुद्ध क्या क्या चीजें दी गई हैं कि मतलब उनका किस तरीके से शोषण ना हो जाए। द एक्ट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन को क्या क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ ट्रांसजेंडर पर्सन्स इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट इन रिलेशन टू एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के, कि ऐसा नहीं कि कभी कोई ये कहे कि भाई ये ट्रांसजेंडर है, ये इसके सेक्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, तो इसको किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। तो ही नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेट हिम, नोबडी कैन प्रोहिबिट एनीवन कि भाई उसको एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। सो एजुकेशन को बाहर नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फिर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी नहीं होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के भी नहीं होगा, हेल्थ केयर को भी लेकर के नहीं होगा, एक्सेस टू और एंजॉयमेंट ऑफ गुड्स फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पब्लिक, ठीक है ना, या कोई भी जो आपकी पब्लिक जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं या सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, वहां तक उनकी पहुंच को जाने से कोई रोक नहीं सकता। इट कैनॉट बी डिनाइड, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, इट कैनॉट बी डिनाइड। राइट सर्स एंड मैम्स। नेक्स्ट आइए, राइट टू मूवमेंट। इनके पास भी आवाज अधिकार है कि फ्रीली कहीं भी पूरी तरीके से जैसे नॉर्मल इंसान घूम सकता है वैसे ये भी घूम सकते हैं, ठीक है। राइट टू मूवमेंट का अधिकार है। राइट टू रिसाइड, रेंट और अदरवाइज ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी, इनके पास कहीं भी निवास करने का अधिकार है, रेंट पर रहने का अधिकार है, या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को ओन करने का अधिकार है जो एक नॉर्मल इंसान, एक जनरल पब्लिक करता है। इसके अलावा इनके पास ये पूरा का पूरा अधिकार है कि किसी भी पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस को ये क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एक्सेस टू गवर्नमेंट प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स, और कोई भी गवर्नमेंट का या प्राइवेट का एस्टैब्लिशमेंट होता है तो यहां तक इनकी पहुंच भी इनको सुनिश्चित की जाती है। सो दीज आर द राइट्स दिए गए हैं उनके पास। इसका मतलब है कि इसको कोई अगर डिनाई करता है, ये जो 8 पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं एज पर द एक्ट, अगर इसको कोई डिनाई अगर करता है तो ही इज लाइबल टू बी पनिश्ड, ठीक है। उसके पास क्या होगा, उसको पनिश किया जा सकता है। चलिए, इतनी बातें क्लियर हैं, फटाफट मुझे प्लीज आप लोग बता दीजिए, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं तो मुझे प्लीज बताते चलिए। नेक्स्ट आइए, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब देखेंगे कि इसमें अगर किसी ने एससी ये ट्रांसजेंडर के राइट्स को अगर वायलेट करने की कोशिश करी तो यहां भी पेनलाइज करने की बात की गई। इसको एक ऑफेंस माना जाएगा, इसको एक अपराध माना जाएगा और यहां पर पेनल्टी देने की बात की गई। द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द फॉलोइंग ऑफेंसेस। ऑफेंसेस क्या क्या है तो देखिए, कोई भी फोर्स या बॉन्डेड लेबर, एक्सक्लूडिंग कंपल्सरी गवर्नमेंट सर्विस फॉर पब्लिक, अगर किसी को कोई भी अगर है उनसे जबरदस्ती कोई काम करवाता है, फोर्स लेबर करवाता है, तो ही विल अट्रैक्ट द पनिशमेंट। एक्सेप्शन इज कंपल्सरी गवर्नमेंट। आज भी मैंने फंडामेंटल राइट्स में ये आप लोग को बताया भी होगा। डिनाइल ऑफ यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। अगर कोई भी, अगर किसी को, कोई भी जो ट्रांसजेंडर है, अगर इसको किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से अगर रोका जाता है तो ये भी अट्रैक्ट करेगा किसी भी पनिशमेंट को। इसके अलावा रिमूवल फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड विलेजेस, और कोई जबरदस्ती उसको अगर अपने गांव से या उनके अपने घर से निकालने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इस आधार पे कि ही इज अ ट्रांसजेंडर, देन इट इज ही इज आल्सो लायबल फॉर द पनिशमेंट। फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज कोई भी करता है, किसी भी प्रकार का उसे अपशब्द कहता है या फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश करता है, सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश करता है, वर्बली करने की कोशिश करता है, इमोशनली टॉर्चर करने की कोशिश करता है, या इकोनॉमिक, इवन इकोनॉमिक, ये भी याद रखेंगे, अगर उसको टॉर्चर करने की या अब्यूज करने की कोशिश करता है तो वो भी पेनलाइज किया जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। पेनाल्टीज फॉर दीज ऑफेंसेस वैरी बिटवीन 6 months
एंड 2 years एंड अ फाइन ऑल्सो, ठीक है ना। इस केस में अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर वायलेशन अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, साथ ही फाइन का भी प्रोविजन किया गया है। आई होप कि दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इन छोटे छोटे जो आपके नोट्स हैं ना, इसको प्लीज यार एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। एक बार आज मैं क्लास एंड जरूर करूंगा आपका अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स का, ठीक है ना, 2020 के लिए। आप लोग इसको बहुत गंभीरता से लेकिन लेते हुए चलिएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। गंभीरता का मेरा मतलब ये है कि एक बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, या अगर आपने कोई नोट्स अगर बनाया होगा इसके साथ साथ बैठे बैठे, जो 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, तो वो आपके लिए बहुत हैंडी होना चाहिए। वो आप उसको देख करके रिवाइज कर जरूर जाइएगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आएगा फॉर श्योर। अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक इसलिए नाम हमने दिया भी है, ठीक है। चलिए, ऑल क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास चौथा भी है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। यहां पर क्या है कि जो मुस्लिम वुमेन है, जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को लाया गया। आपको शायद मालूम होगा, मैं थोड़ा याद दिलवाना चाहूंगा, 2019 पूरी तरीके से डोमिनेट था ट्रिपल तलाक को लेकर के, तलाक बिद्दत को लेकर के। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, भी थोड़े से ज्यादा डिटेल में बात अभी नहीं करूंगा, बस मैं समझाने के लिए तो उतनी ही बात करूंगा जितने से आप समझ जाएं। इसको लेकर के उन महिलाओं के जो मुस्लिम मैरिड मुस्लिम वुमेन है, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को लाया गया। क्या है भाई? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसने अभी क्या किया, हाल में एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, प्रोमलगेटेड ऑन ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, आपने सुना था भी कि किसी ने अपने फोन पे कह दिया अपनी बेगम को, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो इसके रोकने के लिए, इसे गलत परंपरा मानते हुए ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति महोदय जी की तरफ से लाया गया, अध्यादेश लाया गया था, ठीक है। इसी को क्या किया, इसको ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके यहां पर इसको एक्ट बना दिया गया, ठीक है। सो इट केम इन द न्यूज। अब जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है की बात की गई, इंस्टेंटेनियस जो होता है, जो इरिवोकेबल भी माना गया, ट्रिपल तलाक बोल दिया भाई, तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक, तो इसको क्रिमिनलाइज किया गया। क्रिमिनलाइजिंग द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, सायरा बानो केस 2017 का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो ट्रिपल तलाक है, जिसको बोला है तलाक बिद्दत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तलाक बिद्दत, ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज असंवैधानिक। सो दिस इज अ केस, सायरा बानो केस 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तलाक बिद्दत है, जो ट्रिपल तलाक है, जो तलाक 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 बोल के तलाक ले लेते हैं, जो डिसोसिएशन की बात की गई है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, फैमिली के क्राइसिस में लाने के लिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, जो सायरा बानो केस है 2017 का, इसके अंतर्गत। दिस इज द जजमेंट, इट वाज ऑलरेडी गिवन in 2017 by the Supreme Court itself. What is talaq biddat? Talaq biddat है क्या? If a man belonging to the Islam pronounces talaq thrice, talaq talaq talaq, so pronounces what? talaq thrice, 3 बार बोलता है तलाक तलाक तलाक, अगर इस्लाम में कोई व्यक्ति है ओरली या किसी भी रिटन फॉर्म में to his wife, then the divorce is considered immediate and irrevocable. It becomes so easy. तलाक बिद्दत। अगर आपने कह दिया आप इस्लाम को प्रोफेस करते हैं, मानते हैं, तो अगर हस्बैंड है, आपने अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो इसको इमीडिएट माना जाता है, उसी वक्त तलाक मान लिया गया, एंड दैट इज इरिवोकेबल। वो इरिवोकेबल है, यानी कि वापस नहीं हो सकता। भाई बोल दिया तलाक, हो गया, बाय लॉ हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत हो गई बात, खत्म कहानी, डिसोसिएशन हो गया। इट वाज सो सिंपल। सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ अ मैरिड मुस्लिम वुमन हमेशा डरी रहेगी, सहमी रहेगी, कब शौहर तलाक दे देगा। एनीवेज, सो ये दिस वाज द प्रोविजन। द ओनली वे टू रिकंसाइल द मैरिज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ निकाह हलाला, विच रिक्वायर्स द वुमन टू गेट रीमैरिड। अगर इसको वापस, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, तलाक हो गया तो हो गया, ट्रिपल तलाक, अब उसको वापस रीमैरी करना पड़ेगा, उसे विवाह वापस करना पड़ेगा। वुमन टू गेट मैरिड अगेन, consummates the second marriage, get divorced, observe the 3-month ibadat period and return to her husband. Then उसके बाद वो क्या करेगी, 3 महीना वेट करेगी, इब्बत करेगी, that is called इद्दत,
करेगी एंड उसके बाद शी विल रिटर्न टू हर हस्बैंड. सो हाउ टॉर्चरस, हाउ इनह्यूमन, हाउ इज अनइक्वल प्रैक्टिस इज दिस. इसको समाप्त कर दिया गया. सो व्हाट इज तलाके बिद्दत. अब ये एक्ट में क्या कहा गया, प्रोविजंस क्या थे. इस एक्ट के अंदर जो भी तलाक है उसको तलाके बिद्दत परिभाषित किया गया. और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक प्रोनाउंस्ड बाय मुस्लिम वुमेन रिजल्टिंग इन इंस्टेंट एंड इररिवोकेबल डिवोर्स, यानी कि ऐसा कोई तलाक बिद्दत हो या ऐसा कोई भी तलाक की कोई भी व्यवस्था अगर की गई हो जहां पर मैं तलाक तलाक बोल देने से तलाक हो गया और वो इमीडिएटली हो गया, इंस्टेंटली हो गया और वो वापस लेने लायक नहीं रहा, इररिवोकेबल हो गया, तो इन सबों को क्या किया गया है, इसे तलाक के रूप में डिफाइन किया गया है. द एक्ट डिफाइंस तलाक एज अ तलाक बिद्दत or any similar form to form of talaq pronounced by a Muslim man resulting in instant and irrevocable divorce. The act makes all declaration of talaq, including in written or electronic form. Electronic form का मतलब क्या है, मैसेज कर दिया तलाक तलाक तलाक, मेल कर दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है ना. So this is called electronic form. To be void, not enforceable in law and illegal. अगर इसने कोई भी इस तरीके की तलाक की व्यवस्था की तो that should be void, that should be illegal, that should be unconstitutional. ठीक है, that is what the act makes provision for that. ठीक है, जो एक्ट क्या करती है, अपनी व्यवस्था करती है. समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है लोगों को. समझ में आ रही हैं चीजें, समझ गए. The husband pronouncing such a talaq will be punished with imprisonment of 3 years. पनिशमेंट कितना है, 3 साल तक की सजा हो सकती है. shall be liable to fine also. और ये जो है ये कॉग्निजेबल और कंपाउंड ऑफेंस माना जाएगा. कॉग्निजेबल और कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा. दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध माना जाएगा. द एक्ट प्रोवाइड्स दैट मजिस्ट्रेट मे ग्रांट बेल. अब इस मामले में कभी अगर बेल की जरूरत अगर होगी तो ये देने का काम कौन करेगा, मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, ग्रांट बेल. ठीक है, of the accused the bail may be granted. ग्रांट किया जा सकता है, there is a provision कि जो accused है उसके अगेंस्ट उसको बेल मिल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है, ग्रांट may be granted only after what, hearing the woman, यानी कि जिसने तलाक के अगेंस्ट whom the talaq has been pronounced, जब तक महिलाओं को जिसके लिए तलाक लाया गया है जब तक उनको सुन नहीं लिया जाएगा, उनके पक्ष को नहीं समझ लिया जाएगा, तब तक बेल की व्यवस्था नहीं होगी. बेल जो है सो मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते. So, and if the magistrate is satisfied that there are reasonable grounds for granting bail, तभी वो देगा. और जब उस महिला को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि there is a substance and there is a case कि हाँ there is some reason, there is a logical reason, reasoning कुछ है जिस आधार पे इनको बेल दिया जाना चाहिए, then only he will grant bail, otherwise not. It is not possible. So this is the act that is brought for the protection of the interest of married Muslim women. नेक्स्ट आइए, अलाउंसेस के बारे में बात है. अब किसी को भाई तलाक दे दिया गया तो भाई अभी आप जानते हैं जो इंडियन सिस्टम है, जो भारतीय सामाजिक परंपरा है, जो व्यवस्था है, इसमें आमतौर पे बात मैं कह रहा हूं, सभी के लिए नहीं कह रहा, आमतौर पे ये बात होती है कि जो महिला होती हैं वो हाउसवाइफ्स होती हैं, घर में काम करती हैं, पूरी तरीके से डिपेंड होती हैं अपने शौहर के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर. किसी भी समुदाय में अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था है. अगर उसको तलाक दे दिया गया, उसके पास बच्चे हैं, उसका सर्वाइवल कैसे होगा, सब्सिस्टेंस कैसे होगा. जिसने कोई काम 40 साल की उम्र में नहीं किया उसको कौन सरकार नौकरी देने जा रही है, कौन काम पे रखने जा रहा है. सो शी मस्ट हैव सम राइट ऑफ टू गेट टू सिक्योर सम काइंड ऑफ अलाउंसेस, वो मिलना चाहिए. तो उसके बारे में हम लोग बात करें. जो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड सच अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस अलाउंसेस फॉर हर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, खुद के लिए और उसके ऊपर आश्रित बच्चों के लिए, as may be determined by the magistrate, or that would be again determined by the magistrate. Custody of her minor children in the event of pronouncement of talaq by her husband in such manner as may determine the magistrate. अब बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी? कोई छोटा बच्चा अगर है, कोई अगर माइनर चिल्ड्रन अगर है, कोई माइनर अगर है, तो ये किसके पास होगा? मां या बाप के पास. दैट वुड बी अगेन डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट. समझ रहे हैं सभी लोग?
ठीक है? ओके, सो अगेन यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है? सो दिस वाज अ थिंग। और आपको मैं बता दूं कि आज मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ, मैंने जिस उद्देश्य से ये प्रोग्राम शुरू किया था, आज वो उद्देश्य मेरा पूरा हो रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, जो 18 महीने के जो न्यूज़ मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूज़ को मैं यहाँ पर आपके साथ ये 12 जो एपिसोड टोटल रहा है उसके माध्यम से मैंने आप लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया है कि दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जहां से गुंजाइश है जो है यूपीएससी के एग्जामिनेशन सवाल पूछे जाने की, उसे हमने करवा दिया है। ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सेशंस को, जिन लोगों ने देखा है, बहुत गंभीरता से लिया होगा, देखा होगा। अब इसको रिवाइज जरूर एक बार कर लीजिएगा। अगर आप पेन और पेपर के साथ बैठे होंगे तो आपका नोट्स बना हुआ होगा। 1 से 2 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा जो मेरा 12 सेशन हुआ है, 2 घंटे में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज जरूर करना चाहिए क्योंकि प्रश्न यहां से आएंगे। सो मैं अपनी शुभकामनाओं को देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नसीहत देना चाहूंगा आपको, वो ये कि अब देखिए आज 30 तारीख हो गई है। अब ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को 4 अक्टूबर को पेपर में बैठना है, कूल रहिए, ब्रेन को रेस्ट दीजिए, कूल कंपोज रहिए। बिल्कुल उन्हीं चीजों को हल्के हल्के तरीके से पढ़िए जहां आपको लगता है कि मुझे रिवाइज करने की जरूरत है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, किसी पीसीएस का एग्जामिनेशन नहीं है जहां बहुत ज्यादा फोकस होगा फैक्ट्स पे। यहां फैक्ट्स तो हैं, लेकिन यहां आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपको क्वालिफाई करवा सकते हैं। वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि वहां पर लॉजिकल रीजनिंग चलेगा। लॉजिक से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जितना आपका एनालिटिकल ब्रेन होगा, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, जितना आप लॉजिकल सोचेंगे, उससे आप आंसर वहां ड्राइव कर सकते हैं। और इसके लिए मस्तिष्क का शांत रहना, स्थिर रहना, उसका थोड़ा आराम में रहना जरूरी है। अगर वो आराम में रहेगा तो 4 अक्टूबर को वो थोड़ा एक्टिव रहेगा, एक्टिवली काम करेगा। लेकिन 4 अक्टूबर के सुबह 4 बजे तक अगर आप इसको आप एक्टिव अपने तरीके से रखेंगे तो एग्जामिनेशन में ये एक्टिव नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। फिर आप ऐसे ऐसे करके, आंखों को ऐसे करके, ऐसे करके सोचेंगे। तो मेरी ये नेक सलाह होगी कि रेस्ट लीजिए, कूल रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, वो सबसे ज्यादा है, वो काफी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। और प्रीलिम्स हमारे मेरिट में कुछ भी योगदान देने नहीं जा रहा है। ये एकमात्र एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करके मैं एलिजिबल होऊंगा मुख्य परीक्षा के लिए, और यहां से मेरिट बनना शुरू होगा। सो पैनिक नहीं होना है। बहुत डाइसी एग्जामिनेशन है। पीटी को स्ट्रैटेजी से भी जीता जा सकता है। जो आपने वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। अब आपके अंदर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखने तक आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। कोई थंब रूल नहीं बता रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कह रहा। वहां जाएंगे, आप डिसाइड करेंगे पेपर के नेचर को देख करके, क्योंकि कई बार कुछ मैसेजेस, कुछ प्रश्न बच्चों के मेरे पास डिफरेंट माध्यम से आते रहते हैं, जहां बताया जाता है, पूछा जाता है मुझसे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं मैं, क्या करूं मैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो सीधा सा सवाल है, जैसा प्रश्न आएगा उसी के अकॉर्डिंग मेरिट जाएगी। जैसा प्रश्न आएगा मेरिट उसी के अकॉर्डिंग जाएगी। लेकिन आप इतना जान लें कि अगर इजी से इजी पेपर भी अगर आता है और आप 60% करके आ रहे हैं, यानी कि 120 करके आ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होने जा रहा है। 48% पे भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेपर क्या है। 60% से 12% का आपका बीच में फर्क दिखेगा। 12% कीप्स मीनिंग 24 अंक का फर्क होता है। उसमें भी लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। कोई थंब रूल मत बनाइएगा, ज्यादा बाबा लोगों को सुनिएगा मत, क्योंकि अभी बाबागिरी मार्केट में बहुत ज्यादा होगी। बाबागिरी के चक्कर में ज्यादा फंसेंगे तो फंस जाएंगे। अपने आप को कूल रखें, शांत रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। बाकी ईश्वर है, वो आपको देंगे जो आपने किया है। सबके हिस्से में उतनी चीजें जाती हैं जितना उसने मेहनत किया है। आपने अगर मेहनत ईमानदारी से किया है तो अपने ईमानदार मेहनत पे भरोसा रखिए और विश्वास रखिए, आप विजयी होंगे। मुझे जो करना था, जितना मुझे आपके लिए करना था, ये चाहिए था इस पूरे साल भर में, वो मैंने आपके लिए किया है, वो दिया है। चाहे वो आपका माध्यम कोई भी हो, वो आपका प्लस का माध्यम हो, यूट्यूब का माध्यम हो, स्पेशल क्लासेस के माध्यम हो, क्योंकि वहां भी आपने देखा है कि लगभग 200 एमसीक्यू मैंने करवाए हैं, गिन गिन करके, चुन चुन करके, जो पूरे साल भर में इंपॉर्टेंट रहे हैं, पूरे साल भर में इंपॉर्टेंट था। तो ये सारा प्रयास मैं करता रहा हूं आपके लिए, सारा प्रयास करता रहा। लक्ष्मीकांत सर को रिवाइज करवाया बीट के माध्यम से, इधर फिर से प्रोग्राम शुरू किया 2021 और 22 वालों के लिए भी। और अब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा 2020 के प्रीलिम्स से लेकर के, तो 2021 और 22 पे मेरा पूरा फोकस अब होगा। तो मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा करें, लेकिन मेरी नसीहत को याद जरूर रखिएगा। और जो लोग
मेरे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते उसको ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी का सीएससी का जो बैच है अपना, वो अपना बैच शुरू हो रहा है। ये भी आपकी एक जानकारी में रहनी चाहिए बात। वो जानकारी में ये है कि 5th ऑफ अक्टूबर से जितने भी एक्सेप्शनल टीचर्स हैं, एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनका बैच कोर्स शुरू हो रहा है। मैं भी आपको वहां पढ़ा रहा हूं। 5th ऑफ अक्टूबर को इसलिए रखा गया है कि 4th ऑफ अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स समाप्त हो रहा है और आप बिना समय जाया किए हुए आप बिल्कुल पढ़िए। अगर आपको 1% भी डाउट है कि मेरा नहीं हो रहा तो भी पढ़िए, क्योंकि आपको तब तक पढ़ना है जब तक आप अंतिम रूप से सफल ना हो जाए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर रिजल्ट हो गया तो क्या करेंगे, और मेंस के लिए आपके पास बहुत कम समय बचने वाला है, बहुत कम समय मिलने वाला है। सो दिस इज माय कोड, आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। दिस इज माय कोड किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आप चाहें तो आइकॉनिक के लिए, चाहे तो आप प्लस के लिए। बाकी चलिए, मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज मैंने 2020 के बच्चों के लिए अपनी तबीयत से जो मुझे करना चाहिए था, अपने सुकून के लिए, वो मैंने आपको कर दिया। मैं ऐसे बोलता नहीं हूं कि मैं आपका केयर करता, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं वास्तव में आपका ख्याल रखता, मैं वास्तव में आपके लिए करता हूं और आज मुझे सुकून मिल रहा है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं 30 तारीख तक खत्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज ये खत्म हो गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, स्लीप वेल, अपना ध्यान रखिए, पेपर को भी ध्यान से करिएगा। 3 तारीख को मैं फिर से एक बार बात करूंगा आप लोगों से। 3 तारीख की रात को आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए मैं करता रहूंगा, चिंता ना करें। जब भी जरूरत पड़े यू कैन गेट इन टच टू मी। अनअकैडमी के ऐप पे आप चले जाइए, मेरे प्रोफाइल पे चैट बॉक्स है, कुछ भी पूछना हो, कभी भी किसी प्रकार कोई भी इमोशनल क्राइसिस हो रहा हो इस एग्जामिनेशन को लेकर के, इस 3 से 4 दिनों के लिए, डू कॉल मी, डू गेट कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू।